हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखते होंगे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लाया हूँ सी टेट के डेली क्वेश्चन लाऊंगा। हर सब्जेक्ट के करीब 100 क्वेश्चन डेली रहेंगे। हर मतलब इसमें टॉपिक वाइज रहेगा और एक टॉपिक या एक चैप्टर से आप कह सकते हैं कि 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि 5 स्टेजेज में होगा। ईजी टू हार्ड होगा उसका लेवल, 20-20 क्वेश्चन का सेट रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और मेरे साथ इसे कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन मैं करूँगा और जो लगाऊंगा वो चीज़ें आप अपने से मिलान भी कर सकते हैं मेरे से पहले सॉल्व करके, और मैं उनके एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत इसमें आता है, एकीकरण का सिद्धांत आता है, अंतर संबंध का सिद्धांत आता है, या अंतःक्रिया का सिद्धांत आता है। तो पहले देखिए, हम बात करते हैं निरंतरता का सिद्धांत, जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस को बताता है कि चलता ही रहता है बिना ब्रेक के। कुछ इसी से मिलता जुलता हमारा क्वेश्चन का आंसर भी लग रहा है, लेकिन हम आगे के भी ऑप्शन चेक करेंगे। जब भी पेपर में हम आएंगे तो यह चेक करते हुए चलेंगे बाकी भी ऑप्शन, जिससे हमारा क्वेश्चन कम से कम गलत हो। दूसरा सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत, या मतलब इंटीग्रेशन, मतलब कि सभी जो चीज़ें होती हैं वो एक तरह से होती हैं कि कोई चीज़ें बाद में होंगी, कोई चीज़ पहले, मतलब फिक्स ही रहता है और एक एकत्रित करके होता है। और अंतर संबंध एक दूसरे से कोई क्वालिटी है या फिर कोई रिलेशन है, वो इंटर रिलेट होता है। और अंतःक्रिया एक दूसरे में निहित होकर होता है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला सिद्धांत हमारा जो है वो क्या आंसर है इसका। तो मैं इसका ए ऑप्शन ही समझता हूँ कि होना चाहिए, और ये होगा भी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक लगातार प्रक्रिया कभी नहीं रुकती है, इसलिए इसे निरंतरता का सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बिना समय गवाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड डैट इनिशिएट द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड इज, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है क्या कहलाती है? समाप्त एंड चाइल्डहुड, या मिडिल चाइल्डहुड, या फिर एडोलसेंस, या फिर प्री ऑपरेशनल पीरियड, पूर्व संक्रियात्मक अवधि। अब यह क्वेश्चन देखिए, आपको लग रहा होगा आपने पढ़ा होगा, कुछ लोग इसे कर भी ले रहे होंगे, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सोचिए पहले कि इसमें क्या चीज़ें हैं, उस हिसाब से इसका जवाब दीजिए। तो यह हो पाएगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए आपको समय मैं दे रहा हूँ कि आप अपना सोचिए, रिकॉल करिए कि क्या हो सकता है। तो वह अवधि जो वयस्कता, वयस्कता मतलब मेच्योरिटी, अडल्टहुड इसमें लिखा है, कोई ट्रांजिशन में बदलता है। तो ये होता है उत्तर बाल्यावस्था, या फिर एंड चाइल्डहुड कह सकते हैं, जब चाइल्डहुड हमारा ख़त्म होता है। ये मुझे ऑप्शन यहाँ पे लग रहा है मध्य बाल्यावस्था में नहीं होता। एडोलसेंस तो पूछ ही रहा है, या फिर एडल्टहुड पूछ रहा है, न कि एडोलसेंस पूछ रहा है। ठीक, वयस्कता को पूछ रहा है, तो यानी कि इसका ऑप्शन सी होगा। किशोरावस्था के समाप्त होने पर ही बच्चा एडल्टहुड में जाता है, मतलब 18 साल के उम्र के आसपास के बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे सही, किशोरावस्था वह समय है जब एक बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होकर वयस्कता की ओर कदम बढ़ाता है। अब आइए तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है, यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। यह क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पर में है, और यह हर बच्चे ने पढ़ा होगा। करीब 15-20 है जो इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, उसी पे काम करता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत ये नहीं है, क्योंकि सिर से पैर की बात कर रहा है। सिफेलोकॉइडल, शीर्षाभिमुख, सिर से पैर की ओर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में ही दे दिया, तो आप इजीली ये चूज कर सकते हैं। और समीप दूरभिमुख जो होता है ये अलग होता है, ये सेंटर से, मतलब जो पहले केंद्र से फिर बाहर की तरफ फैलता है, उसके लिए है, जिसे प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। और तीसरा इंटर रिलेशन। तो इसमें मैं बी ऑप्शन मारूंगा। देखिए सिफेलोकॉइडल जो होता है, सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास पहले सिर के हिस्से में होता है और फिर धीरे धीरे पैरों की तरफ बढ़ता है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंसिटिव पीरियड
पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण सबसे संवेदनशील है? तो इसका हमारे पास ऑप्शन है एडोलसेंस, और दूसरा ऑप्शन है हमारा अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, तीसरा हमारा ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था मिडिल चाइल्डहुड पीरियड, और पांचवा हमारा है प्रीनेटल पीरियड, जन्म पूर्व अवधि, जन्म से पूर्व अवधि। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है, हमारी भाषा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को जिस भाषा में सिखाएंगे वो बच्चा वैसे ही बोलता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो सभी लोग कमेंट में लिख दो नीचे कि जो भी वीडियो देख रहा है कि एडोलसेंस का एज कब होता है, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड कब होता है, मिडिल चाइल्डहुड पीरियड कब होता है, इसका वर्ष मतलब लिखिए कितने से कितना, और प्रीनेटल पीरियड कब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी चलेंगे, इससे देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए सही है, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील समय होता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे का मस्तिष्क भाषा को बहुत तेज़ी से ग्रहण करता है। और अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पर। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ, मानव विकास किन दोनों के संयुक्त योगदान का उत्पाद है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोसाइटी एंड कल्चर फैक्टर, और तीसरा है पेरेंट्स एंड टीचर, और पांचवा है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है, आप जानते हैं कि किन दो का है, वो है हेरिडिटी एंड पर्यावरण। तो किसी भी इंसान का विकास केवल जीन्स या केवल माहौल से नहीं होता, बल्कि इन दोनों की आपसी अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक, सोसाइटी और कल्चर ऐसे छोड़ दीजिए, माता पिता को भी छोड़ दीजिए, अभी इस डेवलपमेंट वाले में उनकी आगे यूज होगा। और अब 6वां क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गति पूछ रहा है, न फाइन मोटर स्किल पूछ रहा है, न कि ग्रॉस मोटर स्किल पूछ रहा है। तो दौड़ना ये बड़े मांसपेशियों पैरों से होता है, क्लाइंबिंग चढ़ना हाथों से होता है, कूदना ये भी पैर के सहारे होता है, राइटिंग लिखना ये उंगलियों से लिखते हैं, यानी ये हमारा क्या है, फाइन मोटर स्किल। तो इसके बारे में देख ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। सूक्ष्म गति कौशल में शरीर की छोटी मांसपेशियों का उपयोग होता है, जैसे उंगलियों का इस्तेमाल करके पेन पकड़ना या लिखना। अब नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ इज करेक्ट। अब जो नीचे स्टेटमेंट दिया है ग्रोथ के लिए, अबाउट ग्रोथ के लिए क्या सही है? वृद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द एग्जैक्ट सेम थिंग, क्या ये सेम चीज़ें हैं? अब जो लोग इसकी तैयारी कर रहे होंगे या जो भी पढ़े होंगे बच्चे, उन्हें पता होगा। ग्रोथ इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ, ये तो गलत बात है, ये ग्रोथ नहीं चलता पूरी लाइफ। पहले वाले ऑप्शन को मैंने छोड़ा, हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सी ऑप्शन, ग्रोथ इज मेनली क्वांटिटेटिव, वृद्धि मुख्य रूप से मात्रात्मक होती है, मात्रात्मक प्रकृति की होती है। ये बात मुझे कुछ सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें पूछा, अच्छा ग्रोथ के बारे में पूछा है। ग्रोथ इज क्वालिटेटिव, वृद्धि गुणात्मक है। गुणात्मक और मात्रात्मक में होता है कि गुणात्मक जो होता है कि ये आपके बुद्धि से लेके वजन से लेके हर चीज़ के बारे में मेजर करेगा, हाइट वेट सब। तो वहाँ पे होता है क्वालिटेटिव। और जो क्वांटिटेटिव होता है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, उसे कहते हैं मात्रात्मक। ठीक, तो ग्रोथ हमारा एक मात्रात्मक क्वांटिटी में आता है, क्योंकि इसमें हम फिजिकल स्ट्रेंथ को देखते हैं, मतलब कि हमारे बाल कितने बड़े, मांसपेशियाँ कितनी बड़ी, उसकी लंबाई, वजन, मोटाई, सॉरी। तो इसके लिए ग्रोथ के लिए जो करेक्ट है वो सी ऑप्शन है। देखिए सही, वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तनों, मैंने कहा ना, फिजिकल अपीयरेंस को मापती है, जिसे हम मात्रा या संख्याओं में नाप सकते हैं, मात्रात्मक होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी फॉर अ चाइल्ड इज, एक बच्चे के लिए सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? ठीक, प्राथमिक संस्था जो फैमिली, स्कूल, रिलीजन, मास मीडिया। बच्चा पहला स्कूलिंग भी कर सकते हो, या फिर उसका सामाजिकरण कहाँ से होता है? परिवार से होता है। ठीक, ये जान लीजिए, विद्यालय भी नहीं है उसमें, धर्म भी नहीं, न जनसंचार मीडिया कोई नहीं, वहाँ पे पहले फैमिली अपनी आती है, परिवार अपना, माता पिता से। ठीक, तो बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले अपने परिवार के संपर्क में आता है और वहीं से नियम, भाषा और व्यवहार सीखता है, इसलिए परिवार को प्राथमिक संस्था माना जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए,
अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑल चिल्ड्रेन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत के अनुसार सभी बच्चे, ठीक, इसमें पूछ रहा है व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रिंसिपल है जो सभी बच्चों में क्या होता है, हैव देयर ओन यूनिक रेट ऑफ डेवलपमेंट, उनके विकास की अपनी एक अनूठी गति होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये इसमें आता है, यही व्यक्तिगत भिन्नता में मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी लेकिन ऑप्शन हम चेक करेंगे, ठीक। लुक एग्जैक्ट लाइक, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। व्यक्तिगत भिन्नता में सभी बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग रहता है। और अपनी ग्रोथ एग्जैक्टली एट द सेम रेट, ग्रोथ बिल्कुल एक गति से बढ़ते हैं, ये भी गलत बात है उसके लिए। डू नॉट हैव एनी डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक। तो यह भी गलत बात है, हर बच्चे की बुद्धि मतलब अलग लेवल की होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो पहला है। दुनिया का हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, यद्यपि विकास का क्रम एक जैसा होता है, लेकिन हर बच्चे की विकास दर अलग अलग होती है। विकास का क्रम केवल एक हो सकता है। अब लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस बिकॉज, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि यह केवल पाठ्य पुस्तकों पढ़ने पर निर्भर करता है। इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन रीडिंग टेक्स्ट बुक, ये ऑप्शन जो है। टीचर जस्ट फॉर नॉलेज इनटू स्टूडेंट माइंड, शिक्षक केवल छात्रों के दिमाग में ज्ञान उड़े लेते हैं, ये भी मुझे इससे कुछ गलत है। एक्टिव लर्निंग का तो प्रोसेस नहीं है, मतलब जैसे नहीं लग रहा है ये है। दूसरा वाला, पहला वाला और दूसरा वाला तो चिल्ड्रेन ई सिट पैसिवली इन द क्लासरूम, बच्चे कक्षा में निष्क्रिय होकर बैठते नहीं, ये भी गलत बात है। चौथा ऑप्शन, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर थ्रू एक्सपीरियंस, शिक्षार्थी द्वारा अनुभवों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण किया जाता है, इसे ही एक्टिव प्रोसेस कहा जाता है, एक्टिव लर्निंग यही होती है, ठीक। डी ऑप्शन तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। सीखना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई आपके द्वारा दिए, ठीक। तो यहाँ पर इसका यही आंसर है, बच्चे खुद अपने पर्यावरण के अनुसार सीखते हैं। अब 11वें क्वेश्चन होते हैं, द टर्म मैच्योरेशन इन चाइल्ड साइकोलॉजी रेफर टू, बाल मनोविज्ञान में परिपक्वता शब्द का क्या अर्थ है, ठीक। रटकर याद कराना पहला ऑप्शन, दूसरा आनुवांशिक रूप से नियंत्रित लक्षणों को प्रकट करना, तीसरा ऑप्शन दंड के माध्यम से व्यवहार बदलना, चौथा ऑप्शन एक नया शारीरिक कौशल सिखाना। बाल मनोविज्ञान में परिपक्वता शब्द का अर्थ है लर्न अ न्यू फिजिकल स्किल, एक नया शारीरिक कौशल सीखना, रोट मेमोराइजेशन, अनफोल्डिंग द जनरल। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, तब तक सोचिए क्या हो सकता है। क्वेश्चन अलग लग रहा होगा आप लोगों को, अगर आता है तो आप इसे बता सकते हैं मुझे, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखते रहिए। बाकी हम देखते हैं क्या होता है। लिखा है बाल मनोविज्ञान परिपक्वता शब्द का क्या अर्थ है, आनुवांशिक दंड के माध्यम से व्यवहार बदलना, यह भी नहीं हो सकता। आनुवांशिक रूप से नियंत्रित लक्षणों को प्रकट करना में भी ये हो सकता है। तीसरा, चौथा है एक नया शारीरिक कौशल सीखना, जरूरी नहीं है परिपक्वता में, वो पहले भी सीख सकता है। तो इसका ऑप्शन बी ही है, आनुवांशिक रूप से नियंत्रित लक्षणों को प्रकट करना, जो आनुवांशिक रूप से मिला है। देखिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी देगा। परिपक्वता एक जैविक प्रक्रिया है, समय के साथ बच्चे में जो शारीरिक और मानसिक क्षमताएं प्रकृति रूप से खुलती हैं, जैसे सही उम्र आने पर ही बच्चा चलना शुरू करता है, उससे ही परिपक्वता कहा जाता है। यही जेनेटिकली गवर्न ट्रेट्स है, एक बच्चा एक निश्चित समय पर चलना सीखता है। ऐसे उदाहरण से आप समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन, संज्ञान और संवेग के बीच क्या संबंध है। इंटरवोवन विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं, या फिर संज्ञान भावनाओं को सीमित करता है, या फिर इमोशन डू नॉट अफेक्ट लर्निंग, भावनाएं अधिगम को प्रभावित नहीं करती है, तो करता है, ये बात गलत है। उसके बारे में एक दूसरे स्वतंत्र बने, संज्ञान भावनाओं को सीमित करता है, कॉग्निशन रिस्ट्रिक्ट इमोशन,
ईच एक दूसरे के साथ गुथे हुए हो सकता है, पहला ऑप्शन। ए ऑप्शन एक दूसरे के साथ गुथे, इंटर ओवन विथ ईच अदर, मतलब संवेग और जो हमारा संज्ञान यानी कॉग्निशन और इमोशंस जुड़े हुए ही हैं, ये तो आपको पता ही है। हमारा दिमाग और हमारी भावनाएं गहराई से जुड़े हुए, अगर बच्चा डरा हुआ या दुखी है तो वह ठीक से सोच या सीख नहीं पाएगा। समझ गए, यही है, इसको समझते रहिए। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड्स। अब देखिए वहाँ पे आया था एक सिर से पैर वाला, अभी सेंटर से कह रहा है बॉडी की तरफ, बॉडी आउटवर्ड्स, ठीक, मतलब केंद्र से बाहर की ओर। तो इसमें क्या ऑप्शन आए, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतर संबंध का सिद्धांत है। प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, समीप दूरभिमुख सिद्धांत, शीर्षाभिमुख, सिर से पैर वाला होता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, ये भी नहीं है। तो इसमें समीप दूर, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल पर एक है, जो कि विकास शरीर से केंद्र की बाहर की ओर होता है। यहाँ पे आप देखते हैं कि इसमें पहले बच्चे की रीढ़ की हड्डी और धड़ का विकास होता है, फिर वो बाहों का और अंत में उंगलियों का नियंत्रण आता है, ठीक, ऐसा कुछ। फिर क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, इन अ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन द टीचर एक्ट एज ए, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक किस रूप में कार्य करता है। निष्क्रिय पर्यवेक्षक, फैसिलेटर, सुगमकर्ता, स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर, सख्त नियंत्रक या तानाशाही। ऐसा कुछ नहीं, निष्क्रिय वाला भी नहीं होगा, सख्त वाला भी नहीं होगा, तानाशाही सुगमकर्ता का होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। बाल केंद्रित शिक्षक मुख्य केंद्र नहीं होता, बल्कि बच्चे की मदद करने वाले सुगमकर्ता की भूमिका होता है, जो बच्चे को खुद से सीखने के अवसर देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, कंप्लीटली आइस क्या, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास क्या है। कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच, एक दूसरे से पूरी तरह अलग थलग हैं, ऐसा हो सकता है, नहीं, ये तो स्टॉप आफ्टर, चलो बाल्यावस्था के बाद रुक जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। इंटर रिलेटेड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है, हाँ ये डोमेन्स हैं किसके, डेवलपमेंट के, और ये इंटर रिलेटेड हैं। एक त्रिभुजाकार आकृति बनती थी, याद करो, गोले में कॉग्निटिव, फिजिकल और सोशल, इमोशनल होता था जो, और इंटर रिलेट होते थे। अर्ली इफेक्ट जेनेटिक, यानी ऑप्शन सी सही है इसका, अंतर संबंध का यही सिद्धांत है। और 16वां, निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। यहाँ पे बड़े मांसपेशियों की बात हो रही है, यानी स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है। कैचिंग है, स्मॉल बॉल जो होता है, छोटी गेट पकड़ना, वो उंगलियों के सहारे ही ज़्यादातर पकड़ी। होल्डिंग पेंसिल, ये भी उंगलियों से पकड़ी जाती है। थ्रेड नीडल, सुई में धागा डालना, ये भी छोटे। रनिंग एंड जंपिंग, दौड़ना कूदना, बड़े बड़े मांसपेशियाँ पैरों से होती है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्थूल गतिक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द बिलीव डैट चिल्ड्रेन आर एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट वाज प्रपोज्ड बाई, बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक है, यह विचार किसने दिया था। अब बताइए, अब यहाँ पर आ गया है कथन किसी साइकोलॉजिस्ट का, तो कहाँ से इसे करेंगे बताइए, पढ़े ही होंगे। बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता और उन्हें नन्हे वैज्ञानिक हैं, तो अब इसके बारे में जानकारी सोचो, क्या कौन बताया होगा इसे। जीन पियाजे, इयान पावलोव, लॉरेंस कोलबर्ग, B.F. स्किनर। और इसमें किसकी बात हो रही, वाज प्रपोज्ड बाई चिल्ड्रन एक्टिव बिल्डर्स। एक्टिव बिल्डर्स के बारे में तो मेरे हिसाब से अधिकतर किसने कहा होगा, जीन पियाजे ने, लॉरेंस कोलबर्ग ने तो एक्सपेरिमेंट किया था, स्किनर का क्या था, और इवान पावलोव का कुत्ते वाला जो था, मेरे को उम्मीद है कि जीन पियाजे ही होंगे। देखिए उन्हें क्या कहा है, मैं तो ए ऑप्शन मार रहा हूँ, मुझे भी नहीं आता है ये। जीन पियाजे ने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहा था, क्योंकि उनका मानना था कि बच्चे अपने आसपास की दुनिया को खोज कर और उसके साथ क्रिया करके खुद से ज्ञान का निर्माण करते हैं। देखिए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, लेकिन मैंने इसे कैसे किया, क्योंकि इवान पावलोव ने कुत्ते पे किया था, कुछ स्टिमुलस वाला था, कोई एक्शन के बाद रिएक्शन था। लॉरेंस कोलबर्ग ने
एक्सपेरी मतलब कि वो क्या कहते हैं, जो सर्वे करके तब इन्होंने दिया था, वो भी नहीं हो सकता था। और BF स्किनर का भी एक्सपेरिमेंट वाला ही था। तो जीन पियाजे बच्चे जो कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर भी काम किए हैं, तो वहीं से ही निकल सकता है, तो मैंने इसलिए इनको मारा था निशान। अब अगली, हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज ए सोशल स्ट्रक्चर। आनुवंशिकता को एक सामाजिक संरचना माना जाता है, डायनमिक, गत्यात्मक, परिवर्तनशील। यह क्वेश्चन अच्छा है, टफ है थोड़ा, इजी में भी टफ क्वेश्चन बन गए हैं मेरे से। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। डायनमिक, गत्यात्मक परिवर्तन है, सोशल स्ट्रक्चर। मुझे तो ये ऑप्शन नहीं लग रहा है। प्राइमरी, प्राथमिक स्ट्रक्चर, ये क्या होता है पता नहीं। स्टैटिक, अपरिवर्तनीय है। हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज द, हाँ, लोगों के लिए जो सामाजिक परिवर्तन है वो कहाँ चेंज होती है, वो स्थिर ही लगभग रहती है। जैसे मेरे लिए वैसे दूसरे के लिए भी समाज सोचता है, ऐसा थोड़ी कि अलग सोचता है। और द्वितीयक प्राथमिक पता नहीं इसमें आता भी है कि नहीं। स्टैटिक, गत्यात्मक, समाज चलता रहता है अपना, गत्यात्मक नहीं हो सकता। स्थिरता, ये भी क्वेश्चन मुझे देखिए नहीं आ रहा है, मैं आपको सही बताऊं तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सी ऑप्शन होना चाहिए, तो ये सही है। आनुवंशिकता जन्म के समय ही तय हो जाती है और इसे जीवन भर बदला नहीं जा सकता है, इसलिए एक स्थिर संरचना। आनुवंशिकता को एक स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। अच्छा, आनुवंशिकता, वो सॉरी मेरे दिमाग में आ गया था हेरिडिटी, सोशल वर्ड को मैं ले लिया था, सॉरी, इससे हो जाता है ये। चलिए तुक्का हमारा सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। कौन सा कथन अधिगम और विकास के बीच के संबंध का सटीक वर्णन करता है। अब ये बताना होगा आप लोगों को, कौन सा कथन अधिगम और विकास के बीच के संबंध का सटीक वर्णन करता है। डेवलपमेंट डज नॉट अफेक्ट लर्निंग, विकास अधिगम को प्रभावित नहीं करता, ये गलत बात हो। लर्निंग एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर, अधिगम और विकास साथ साथ चलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये बात सही हो सकती है, लेकिन मैं और ऑप्शन देखना चाहूँगा, क्या पता इससे भी अच्छा मिल जाए। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर कम्प्लीटली डिसकनेक्टेड, अधिगम और विकास एक दूसरे से असंबंध, ये तो हो ही नहीं सकता है। लर्निंग ओनली स्टार्ट आफ्टर अडल्टहुड, अडल्टहुड वयस्कता पे कहाँ आती है भाई, 18 साल से पहले ही लर्निंग स्टार्ट हो, जब बच्चा पैदा होता है या जब पैदा होने वाला तब भी। अभिमन्यु के देख लो, पेट में सीख रहा था। अधिगम केवल वयस्कता के बाद शुरू होता है, ये भी गलत है, केवल ऑप्शन बी सही है इसका। ये 20वां, अकॉर्डिंग टू द लेव वाइगोत्स्की लर्निंग इज ए फंडामेंटली, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम मूल रूप से पैसिव, निष्क्रिय प्रक्रिया, कंडीशन रिफ्लेक्स है, सोशल एक्टिविटी। जहाँ ले वाइगोत्स्की है बस सोशल को, सामाजिकता को, या समाज के जहाँ वर्ड लिखा उस पर ज़्यादा ध्यान देना, तो मैं इसे समाज ही मारूंगा, मैं बस इसे ऐसे ही समझाऊँ और यही सही भी होगा। वाइगोत्स्की सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहलाता है। उनका मानना था कि बच्चे सबसे तब सीखते हैं जब वे समाज में दूसरों के साथ बातचीत और सहयोग करते हैं। ठीक, तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे जो कि क्विज के इजी थे। तो अब हमारा जो है इजी टू मॉडरेट लेवल है, अब हम इसमें 20 क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा इसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच प्रिंसिपल स्टेट दैट फिजिकल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट आर इंटरविन्ड। कौन सा सिद्धांत बताता है कि शारीरिक, संज्ञान और भावनात्मक विकास आपस में जुड़े हैं। अब देखिए वहाँ पे जो क्वेश्चन थे वो उनके लाइन दे रहे थे कि मतलब कि कौन सा सिद्धांत पे काम करता है, जो इजी थे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो तीनों इंटर रिलेटेड वाला है, इंटरविंड होता है, वो कौन सा सिद्धांत है। तो ये होता है अंतर संबंध का सिद्धांत। ठीक, पूर्वानुमेयता का सिद्धांत नहीं होगा, ये प्रेडिक्टेबिलिटी का अंतर संबंध, इंटर रिलेशन वाला सिद्धांत इसमें आता है। तो हम चलते हैं बी ऑप्शन पे, और इसमें कोई ऑप्शन दे नहीं क्योंकि प्रिंसिपल पर क्वेश्चन है, इसलिए। अंतर संबंध सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास एक दूसरे पर निर्भर करते हैं।
अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, और यह लेवल मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट, आपको बता ही दिया था शुरू में। तो यहाँ पे थोड़ा सा वहाँ से लैंग्वेज भी हार्ड मिलेगी और उसे करना भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स क्वालिटेटिव चेंज इन डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास में गुणात्मक, क्वालिटेटिव लिखा है, गुणात्मक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। वजन बढ़ना, वजन बढ़ना ग्रोथ के अंदर आता है, ए क्वांटिटेटिव है। दूसरा, इंक्रीज इन वोकेबुलरी साइज फ्रॉम 10 to 50 वर्ड, शब्दावली के आकार में 10 से 15 वृद्धि, ए भी काउंटेबल है, तो इसका मतलब ए भी हमारा क्या हुआ कि मात्रात्मक यानी क्वांटिटिव है, यानी कि यह भी ग्रोथ के अंदर ही आएगा। इम्प्रूवमेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, समस्या समाधान क्षमता में सुधार, यह हो सकता है। अब चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, इंक्रीज इन हाइट, ये भी ग्रोथ का, ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेवाइगोस्की, द गैप बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट दे कैन डू विद हेल्प इज कॉल्ड, यही जेडपीडी, जोना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यही इसका सिद्धांत है कि इसको फोल्डिंग होता है। दूसरा ऑप्शन पहाड़िया ढांचा, स्कैफोल्डिंग, और सी ऑप्शन है कॉग्निटिव स्कीमा। अब आप लोग बताएंगे, कॉग्निटिव स्कीमा तो पियाजे में आता है, लेकिन इनके में क्या आता है? अब आप लोग पढ़े होंगे, तैयारी किए तो बताइए। इसे जेडपीडी ही कहते हैं मेरे हिसाब से, आप लोग भी देख सकते हैं। समीपस्थ विकास, क्योंकि एक जहाँ से इसमें लिखा है स्वतंत्र रूप से सीख सकता है, फिर उसके बाद सहायता की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जेडपीडी के अंदर स्कैप फोल्डिंग में बच्चे को सिखाया जाता है। जो ये स्वतंत्र रूप से क्लोज, जो हमने जहाँ से जेडपीडी दिया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें जेडपीडी और स्कैप फोल्डिंग में क्या होता है, जो प्रोसेस होता है जेडपीडी सीखने को उसे स्कैप फोल्डिंग कहते हैं, और जहाँ से मदद चाहिए होता है बच्चे को उसे उस जोन को कहते हैं जेडपीडी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द अदर लिम्स इज नोन एज, रीढ़ की हड्डी से बाहरी अंगों, रीढ़ की हड्डी से बाहरी अंगों, हाथ पैर की उंगलियों तक विकास के क्रम को किस रूप में, अभी आपने पीछे क्वेश्चन दिया था एग्जाम्पल, जब मैंने सही किया था तो उस पर नीचे आया था उसका एक्सप्लेनेशन, तो आप समझ सकते हैं। लीनियर रैखिक क्रम होता है, रिवर्सिबल सीक्वेंस होता है, नहीं होता है। सिफेलोगार्ड शीर्षाभिमुख, शीर्ष से पैर तक, प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, समीप दूर वाला होता है, यही ऑप्शन सही है, और कोई ऑप्शन नहीं सही है। इसी में होता है बच्चा सेंटर से आउटवर्ड जाता है। अब maturation is primarily a process while learning is a process, परिवर्तन मुख्य रूप से एक जैविक अनुभवजन्य है, यानी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, या फिर टेम्परेरी परमानेंट है। मैच्योरेशन परमानेंट, लर्निंग क्या है, लर्निंग परमानेंट होना चाहिए था इसे तो। इन्वायरमेंटल मैच्योरेशन इज प्राइमरली अ प्रोसेस डैट, सोचो क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन अब थोड़ा उससे टफ लग रहा होगा आप लोगों को, मैं बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन उसी लेवल पे आया ही है। अब इसमें बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल, यानी मैच्योरेशन इज प्राइमरली अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, कुछ अनुभव एक्सपेरिमेंटल हो सकता है। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, हाँ, शरीर में जब वो उसकी हड्डियों का डेवलपमेंट होगा तभी तो आगे क्राउलिंग और चलना सीखेगा, जब गले का डेवलपमेंट होगा तभी तो, यानी मैच्योरेशन एक लेवल के बाद ही आता है,
उसके बाद ही वो सीख सकता है। एक्सपेरिमेंटल, और जो सीखना होता है एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस होता ही है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखो इसमें दिया भी है, परिपक्वता जीन्स के कारण समय के साथ होने वाले शारीरिक बदलाव है, जबकि अधिगम पर्यावरण में अभ्यास और अनुभव से आता है। अ चाइल्ड इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी आर द रिजल्ट ऑफ। एक बच्चे की बुद्धि और व्यक्तित्व मुख्य रूप से किसके परिणाम होते हैं? ओनली देयर जेनेटिक मेकअप। मानसिक ये नहीं हो सकता, केवल एक का तो नहीं होता है। अब देखते हैं आगे ऑप्शन में क्या दिया है। एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड, यही ऑप्शन ही सही होगा, अंतःक्रिया का होता है, और कोई ऑप्शन मैं देखूंगा ही नहीं। पाँचवा हमारा क्वेश्चन। अब अगला है सातवां। अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे, चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान का निर्माण किसके माध्यम से होता है? एक्टिव एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन विद देयर फिजिकल, अपने भौतिक पर्यावरण के साथ संक्रिया और अंतःक्रिया करके। सोशल इंटरेक्शन केवल सामाजिक अंतःक्रिया इसके द्वारा तो नहीं होता है। मेमोराइजेशन टेक्स्ट बुक से पैसिव जनरेशन नहीं, ये ऑप्शन ही सही, एक्टिव एक्सप्लोरेशन से होता है। ठीक, एक बार मैं ऑप्शन इसलिए चेक करना होता है कि यह तुम्हारे आदत में होना चाहिए। वहाँ पे भी जब कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन पढ़ लो और क्वेश्चन क्लियरली पढ़ लो। कहीं तो आंसर सही तो नहीं, फिर क्वेश्चन पढ़ो तो क्या पता इसमें नहीं वाला ऑप्शन दिया हो, कुछ दिया हो, तो ऐसे गलती करने के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन फर्स्ट इन चाइल्ड मोटर डेवलपमेंट। बच्चे के गतिक विकास में सबसे पहले क्या होता है? पहले फाइन मोटर स्किल होता है, या लिखना जैसे ग्रॉस मोटर स्किल ही पहले होता है। पहले इसका ग्रॉस मोटर, पहले बड़े बड़े हाथों को हाथ बनेंगे तब उंगलियां बनती है, और पहले हाथ से पकड़ता है तब उंगलियों से पकड़ता है। बड़ी मांसपेशियों पर नियंत्रण पाते हैं, फिर जैसे बैठना, रेंगना, चलना, ये सब चीज़ें देख सकते हो। पीयर ग्रुप एंड स्कूल एक्ट एज विच एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। सहकर्मी समूह और स्कूल समाजीकरण की संस्था के रूप में कर। प्राइमरी, निष्क्रिय, बायोलॉजिकल, द्वितीयक, बताइए। पीयरिंग ग्रुप। यह क्वेश्चन नया लग रहा है कि नहीं? ये क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप बता सकते हैं। आपके पास समय, कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए, सहकर्मी समूह और स्कूल संयोजन किस संस्था के रूप में काम करते हैं? प्राथमिक संस्था तो हमारी वही परिवार हो गया। निष्क्रिय संस्था हो नहीं सकती है क्योंकि ये बहुत अच्छी भी मेथड है। बायोलॉजिकल एजेंसी, ये भी एक जैविक, ये तो होती नहीं, तो सेकेंडरी एजेंसी के रूप में होती है। परिवार के बाहर की दुनिया जैसे स्कूल, दोस्त और मीडिया सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं मानी जाती हैं। परिवार पहला प्राथमिक है। ठीक, समझिए, देखिए वही दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर ऑब्जर्विंग डैट टू स्टूडेंट इन सेम क्लास लर्न एट कम्प्लीटली डिफरेंट स्पीड इज एक्नॉलेजिंग द प्रिंसिपल। अब सेम डिफरेंस से दो बच्चे हैं, सीख रहे हैं, उनकी जो सीखने की स्पीड है कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो ये तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, इसमें कुछ करना ही नहीं है। विकास का क्रम इसमें एक होता है बस। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ प्ले इज अर्ली चाइल्डहुड। प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल की प्राथमिक भूमिका क्या है? बताइए। प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल की प्राथमिक है, यह बच्चों को अनुशासनहीन बनाता है। तो बात गलत है क्योंकि खेलना बहुत ज़रूरी है। यह बच्चों को अनुशासनहीन बनाता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो बहुत अच्छी बात है खेलना बच्चों के लिए। यह संज्ञानात्मक विकास में देरी करता है, भी नहीं, यह केवल समय बिताने का तरीका, ये भी गलत बात है। यह संज्ञानात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देता है। जिसे एक्सप्लेनेशन पढ़ना होगा वीडियो रोक के भी पढ़ सकता है, मैं थोड़े बहुत ऐसे मोटे मोटे बता दे रहा हूँ। Who strongly argue that social learning leads to cognitive development। किसने दृढ़ता से तर्क दिया कि सामाजिक
अधिगम्य से संज्ञानात्मक विकास होता है। अब यहाँ पे सामाजिक आ गया, पहले ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि वाइगोत्स्की अगर नाम है तो पहले मुझे उन्हीं को देखना है। और B.F. स्किनर भी नहीं है, सिगमंड फ्रायड भी नहीं है। ले वाइगोत्स्की का है, कॉग्निटिव भी नाम आया, लेकिन देखिए इसको पढ़ेंगे सेंटेंस तो लगेगा कि सामाजिक अधिगम के बारे में वो ज़्यादा तर्क दे रहा है, तो ले वाइगोत्स्की ही होंगे। वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना पहले होता है जब बच्चा समाज और संस्कृति के साथ बातचीत करता है, तो वह उसके मस्तिष्क के विकास को आगे खींचता है। A child with chronic illness and poor physical health struggle to concentrate in class. This shows that एक बच्चा जो पुरानी बीमारी और खराब शारीरिक स्वास्थ्य से पीड़ित है, कक्षा में ध्यान केंद्रित करने में संघर्ष, यह दर्शाता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। विकास शारीरिक विकास से स्वतंत्र नहीं। डेवलपमेंट इन वन डोमेन अफेक्ट डेवलपमेंट इन अदर डोमेन। एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित करता है, ये 100% सही है। द चाइल्ड लैक इंटेलिजेंस जेनेटिकली। बच्चे मानसिक रूप से बुद्धि में कमी, ये नहीं होता है। लर्निंग इज इम्पॉसिबल ड्यूरिंग इलनेस। बीमारी के दौरान सीखना असंभव है, ये भी बात गलत है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छी बात है, देखिए बस इसे देखिए क्या लिखा है। सीधे तौर पर बच्चे की सोचने और ध्यान लगाने की क्षमता को प्रभावित करता है। शारीरिक स्वास्थ्य दर संबंध का सिद्धांत कहते हैं। एक सिद्धांत और मिल गया। अभी आगे क्वेश्चन में सब घुमा घुमा पूछेगा। डिटी सेट्स लिमिट ऑफ डेवलपमेंट वाइल एनवायरनमेंट प्रोवाइड द रीचिंग दैट लिमिट। अनुवंशिकता विकास सीमाएँ निर्धारित जबकि पर्यावरण सीमा तक पहुँचने में मदद करता है। तो क्या है, अनुवांशिकता विकास की बाहरी सीमाएँ निर्धारित करता है और पर्यावरण तक पहुँचने के लिए अवसर देता है। मैं ये ऑप्शन मानूंगा, मुझे ये नहीं आ रहा है। यह जीन्स तय करते हैं कि एक बच्चा अधिकतम कितना लंबा या बुद्धिमान हो सकता है, ठीक, लेकिन उसे पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए उचित पोषण और माहौल की ज़रूरत है। सॉरी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। अब बाल विकास का सिद्धांत पूछ दिया, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की। विकास पूर्वानुमेय है, ये भी इसका डेवलपमेंट है, प्रिडिक्टेबल है। डेवलपमेंट इज प्योरली रिवर्सिबल। विकास पूरी तरह से प्रतिवर्ती है। क्या यह रिवर्स हो सकती है जो डेवलपमेंट हो गई? मुझे तो नहीं लगता हो सकती है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ये भी सही है, जनरल टू स्पेसिफिक। और डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस, निरंतरता का विकास है। इसमें जो है ये बी ऑप्शन, प्रतिवर्ती नहीं हो सकता डेवलपमेंट। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू स्टडी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। एक शिक्षक के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का अध्ययन करना क्यों जरूरी है? अच्छी बात जो होगी वही हम करेंगे इसमें, जैसा होता है। अनुशासन और नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए, सीखने की विविध आवश्यकताओं को समझने और उसके अनुसार निर्देशात्मक रणनीति को अपनाने के लिए। कुछ हद तक ये सही लग रहा है। टू क्लासीफाई स्टूडेंट एज ब्राइट एंड डल। छात्रों को होशियार और मंदबुद्धि के रूप में वर्गीकृत करने के लिए, ऐसा तो नहीं होता है। टू चिल्ड्रन विथ ईच अदर, बच्चों की एक दूसरे से तुलना करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन भी सही है, बस अच्छी बात है। देखो नेक्स्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया। इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल इफ a 3-year-old child cannot write the alphabet perfectly. Fine motor skill development later than gross motor skill. अभी कथन जो है यह पूरी तरह से सामान्य है यदि 3 साल का बच्चा वर्णमाला को पूरी तरह से सही नहीं लिख पाता है। ये बात तो सही है। तो कथन सूक्ष्म गति कौशल स्थूल गति कौशल के बाद विकसित होता है, ये बात सही है। और ये का रीजन भी देते हैं, यानी दोनों सही है। तो अभी मैं देखो बोथ ए एंड आर फॉल्स, तो नहीं ऑप्शन सही है। बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स सही है, लेकिन गलत है क्योंकि मुझे दोनों सही लग रहे हैं। अब आप लोग बताइए क्या होता है अपने आंसर में, सोच लीजिए।
कॉपी पे या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ईमानदारी दिखाएंगे तो अच्छा सीखेंगे, ईमानदारी नहीं दिखाएंगे तो नहीं सीखेंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि कथन यही है कि 3 साल का बच्चा थोड़ी ना एकदम अल्फ़ाबेट पूरी प्रॉपरली अच्छे से लिखने लगता है यहाँ पे। और क्या सही है। देखिए यहाँ पे बहुत सही, ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट, कोई इसका एक्सप्लेनेशन भी रीजन हमारा कर रहा है, डी ऑप्शन। इसलिए ऑप्शन पढ़ना ज़रूरी है और सही से समझना भी ज़रूरी है। अगला, विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट इज कंसर्न विद द एबिलिटी टू रीजन, थिंक लॉजिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम। विकास का कौन सा क्षेत्र तर्क करने, तार्किक रूप से सोचने और समस्याओं को हल करने की क्षमता से संबंधित है? शारीरिक विकास तो नहीं है, मोरल डेवलपमेंट भी नहीं है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आता है, संज्ञानात्मक विकास। A teacher noticed that a student is a very shy and avoid interacting with peers, which in turn affect her participation in group learning activity. They highlights the relationship between, एक शिक्षक यह देखता है कि एक छात्रा बहुत शर्मीली है और साथियों के साथ बातचीत करने से बचती है, जो समूह अधिगम गतिविधियों में उसकी भागीदारी को प्रभावित करता है। यह किसके बीच संबंध को उजागर करता है? इमोशनल डेवलपमेंट एंड लर्निंग, सामाजिक भावनात्मक विकास और अधिगम, अनुवांशिक और शारीरिक वृद्धि, भाषा विकास और शारीरिक नहीं। ये ए ऑप्शन सोशल इमोशनल से क्वेश्चन है। शर्मिलापन और साथियों से बात न करना सामाजिक भावनात्मक पहलू है जो कि उसके सीखने कक्षा में आने से होता है। अब आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, ईजी टू मॉडरेट वाला है, क्योंकि मैंने 5 लेवल में सब क्वेश्चन को बांटा है, तो ये हमारे 2 लेवल हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। डेवलपमेंट इज द स्पायरल नॉट लीनियर प्रोसेस, दिस मीन्स विकास का वर्तुलाकार प्रक्रिया है, रैखिक नहीं। इसका क्या अर्थ है? बच्चा आगे बढ़ता है, एक कदम पीछे हटते हैं के द्वारा विकास को समेकित करता है और फिर आगे बढ़ता है। डेवलपमेंट ओनली गोज वन स्टेट है, सी आराम के लिए नहीं। चिल्ड्रन लर्न, बच्चे गोल घेरे में सीखते हैं। डेवलपमेंट स्टॉप अब्रप्टली एंड स्टार्ट अगेन, विकास अचानक रुक जाता है और फिर से शुरू नहीं। ये ऑप्शन ए सही है बस इसका। विकास सीधी रेखा में नहीं चलता, बच्चा जब कोई नया कौशल सीखता है तो कुछ समय तक उसी स्तर पर रुककर उसका अभ्यास करता है ताकि वह मजबूत कॉन्सोलिडेट हो जाए, फिर वह अगले स्तर पर बढ़ता है। इसे वर्तुलाकार विकास कहते हैं। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। अब इसके बाद हम आएंगे मॉडरेट लेवल पर, ठीक। तो अब हम जो तो अब हम आ गए हैं तीसरे सेट पर, जो कि हमारा है मॉडरेट लेवल। अब इसको हम करेंगे और इसे थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, एक्सप्लेनेशन देते में बहुत समय लग रहा है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें मॉडरेट लेवल में, अ चाइल्ड फर्स्ट लर्न टू मूव हिज होल हैंड एंड हिज फिंगर एंड फाइनली ही लर्न टू यूज हिज हैंड एंड फिंगर टुगेदर टू ग्रैस्प एन ऑब्जेक्ट, दिस रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल। एक बच्चा पहले अपने पूरे हाथ को, फिर अपनी उंगलियों को और अंत में किसी वस्तु को पकड़ने के लिए हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? एक बताइए। अंतर संबंध का सिद्धांत है, समीप दूरस्थ का सिद्धांत है। अब सोचिए, पहले क्या कर रहा है? होल हैंड पहले बढ़ाता है, पहले बड़ी चीज़ें फिर छोटी चीज़ें, एकीकरण पे भी आए। आप सोचिए एकीकरण में क्या होता है, अंतर संबंध का क्या सिद्धांत होता है, फिर लास्ट में पूरी तरह से पकड़ता है। तो इस चीज़ को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन है। समीप दूरिस्ट वाला तो केंद्र से बाहर की ओर तथा सिर से पैर तक होता है। इंटीग्रेशन एकीकरण का सिद्धांत, तो इसका एकीकरण का ही ये सिद्धांत है प्रिंस, क्योंकि इसमें क्या करता है बच्चा, देखिए पहले बड़े अपने पूरे हाथ से पकड़ता है, फिर फिंगर से, फिर फाइनली यूज करता है पूरे हैंड और फिंगर को एक साथ करके,
मतलब एकीकरण कर रहा है ऐसा कुछ, इसलिए यह एकीकरण का सिद्धांत है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तर्क वाला है, जो जिसमें कथन और रीजन दिया होता है। तो कथन और रीजन जो दिए हैं आप पढ़िए यहाँ पर पहले। हाई लेवल ऑफ एंजाइटी, हाई लेवल्स ऑफ एंजाइटी एंड फियर इज in a classroom severely hinder a child's ability to learn. Reason, cognition and emotions are inextricably intertwined. अभी कथन, कक्षा में उस उच्च स्तर की चिंता और डर बच्चे के सीखने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित करते हैं। हाँ, मतलब कक्षा में उच्च स्तर की चिंता और डर बच्चे के सीखने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित करते हैं, बात तो सही है। कारण, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जटिल रूप से गुथे हुए हैं। इंटरवीन तो है ही संवेग और ये, ठीक। हाँ, तो ये पलक कथन भी सही है और कारण भी सही है इसका, ठीक। तो इसमें देखिए बोथ आर फॉल्स नहीं हो सकता, एक ट्रू एक फॉल्स भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन जो है हमारा ट्रू, बट रीजन नहीं, लेकिन रीजन भी यही है कि एक दूसरे से इंटरविंड है तभी, ठीक। तो इसने रीजन भी सही बताया, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलिस्ट्रेट द प्रॉक्सी मोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये तो मैंने बताया था, इसमें क्या होता है, सेंटर से बाहर की ओर पहले रीढ़ की हड्डी फिर बाहर की मांसपेशियाँ जनरेट होती रहती हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, सार्थक शब्दों का उत्पादन से पहले बड़बड़ाना आता है। ये बात सही हो सकत है, में सही बात है भाई। सार्थक शब्द पहले थोड़ा निकला था, पहले बच्चे तो ऐसे कुछ भी करते थे, वांग करते रहते हैं। एक बच्चा बाजुओं और उंगलियों से पहले धड़ पर नियंत्रण प्राप्त करता है। हाँ, ये भी। अब देखते हैं तीसरा क्या है, एक बच्चा स्वतंत्र रूप से चलने से पहले सहारे के साथ खड़ा होता है। ये भी, लेकिन इसमें एक शिशु बोलना सीखने से पहले चलती हुई वस्तुओं को। अब बताइए क्वेश्चन, जबकि आप कहे प्रॉक्सी डिमेस्टल और ये एग्जाम्पल के रूप में पूछ दिया, इसको सोचिए कितना, मतलब एक मॉडरेट में ही इतना टफ पेपर है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा सीटेट में तो कैसे करेंगे। तो इस चीज़ों को करने के लिए आपको सोचना है केवल कि इसमें क्या होता है, पहले रीढ़ की सेंटर की जिसमें चीज़ों की बात हो पहले हो, जैसे सार्थक शब्दों के उत्पादन से पहले बड़बड़ाता है वो, तभी वो सार्थक शब्द बोल पाता है। ये हो सकता है एक बच्चा बाजुओं और उंगलियों से पहले धड़ पकड़ नियंत्रण करता है, यानी शरीर के बॉडी के पार्ट में पहले सेंटर, पहले मतलब रीढ़ की हड्डी फिर धड़, मतलब धड़ जो हमारा सर होता है उसके बारे पे आता है, तब फिर हाथों के बाजू पे आता है। यानी हमारा जो एग्जाम्पल इसका है बी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रॉक्सिमल का अर्थ है शरीर के केंद्र से या धड़ से शुरू होकर बाहर क्यों निकलना, फिर उंगलियों पैरों पे से जाता है। सिंपल सी बात है, इसमें और किसी चीज़ को देखना ही नहीं। अब अ टीचर बिलीव डैट शी शुड वेट फॉर अ चाइल्ड टू शो नेचुरल readiness before introducing complex mathematical concept. Her belief is closest to the theory है, closest to theory है मतलब लेवाइगोस्की का ही होगा, पक्का यही होगा, ये लिख लेना। एक शिक्षक का मानना है कि जटिल गणितीय अवधारणाओं को पेश करने से पहले उसे बच्चे द्वारा प्राकृतिक तत्परता दिखाने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसका विश्वास किस सिद्धांत पर है, तो मैं लेवाइगोस्की मार रहा हूँ। सिंपल। ओ गलत हो गया मेरा, रेडीनेस क्या गलत हो गया, मैंने क्या कॉन्सेप्ट मारा। देखिए मैं भी गलत कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं, सॉरी उसके लिए। तो पियाजे का मानना था कि अधिगम के लिए पहले परिपक्वता या संज्ञानात्मक तत्परता आनी चाहिए। बच्चा जब तक मानसिक रूप से उस चरण तक नहीं पहुँचता उसे वह अवधारणा नहीं सिखाई जा सकती, ठीक। हाँ, मतलब ऐसा आनी चाहिए, मतलब एक लेवल के बाद ही दूसरा लेवल को सिखाया जा सकता है। जी प्याजे की बात है भाई, सही बात है। चलिए गलत हो बता दिया मैंने, सॉरी। वाई इज द प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल टू टीच अ 6 month old infant to ride a bicycle no matter how much practice is given? छः महीने के शिशु को साइकिल चलाना सिखाना व्यवहारिक रूप से संभव क्यों, चाहे वह जितना भी अभ्यास क्यों न करना चाहे।
अभी प्रेरणा की कमी नहीं, ऐसी बात नहीं, वो भी बहुत छोटा। उचित जैविक परिपक्वता की कमी, ये वाली लाइन सही है, 106 की कमी क्योंकि शिशु के पास साथ ही नहीं, ये वाला भी नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, उसके पास उचित परिपक्वता नहीं उस काम को करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कथन और रीजन पे। कथन और रीजन। डेवलपमेंट इज इंटायरली determined by the genes inherited from parents. माता पिता से आनुवांशिक रूप से ट्रांसफ़र होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक न्यूट्रिशन एंड स्कोल्डिंग हैव नेग्लिजिबल इम्पैक्ट। नहीं, रीजन ट्रू नहीं है, ना ही वो दोनों नहीं सही मुझे लग रहा है। विकास पूरी तरह से माता पिता से विरासत में मिले जीन्स द्वारा निर्धारित होता है। कथन सही है क्या इसका, बताना जरा आप लोग कमेंट में। है पोषण और स्कूली शिक्षा जैसे पर्यावरण कारकों को बच्चे के विकास करना गणना नहीं, ये वाला तो रीजन तो पक्का गलत है और उसका सेंटेंस भी वो गलत है। कथन भी मुझे कुछ हद तक गलत, क्योंकि उसी से निर्धारण नहीं होता, दोनों से निर्धारण होता है ना, तो इसलिए इसका आर ट्रू पहला ऑप्शन गलत है। दोनों जिसमें बोथ ए एंड आर फॉल्स, डी ऑप्शन। लिखा है विकास अनुसंधान पर्यावरण दोनों का उत्पादन, एक का नहीं। ऐसे ही जब नहीं दे देगा तो फिर हमेशा फंसेगा क्वेश्चन, ये याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्ट द मैचेज। अब करेक्ट मैच पे है तो अभी सोचो इसको कितना टफ लगेगा मिलाने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। निम्नलिखित से कौन सा युग्म गतिक कौशल, युग्म गतिक कौशल का प्रकार है। रनिंग फाइन मोटर का, ये गलत बात है। क्लाइंबिंग स्टेयर फाइन मोटर, ये भी नहीं होता है, ये ग्रॉस मोटर की स्किल है। बटनिंग अ शर्ट ग्रॉस मोटर स्किल, ये भी गलत है, इसमें फाइन मोटर का। ड्राइविंग अ सर्कल, ये फाइन मोटर स्किल। हाँ, मतलब एक पेन से पेंसिल से जब सर्कल ड्रॉ करते तो सिग्नेचर, डी ऑप्शन इसका सही है। जिसमें उंगलियां छोटे छोटे मांसपेशियाँ यूज होती है वो सूक्ष्म गतिक कौशल होता है, तो आप लोग पता ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर डिजाइन फ्लेक्सिबल लेसन प्लान बिकॉज ही ऑब्जर्व that student in her class grasps concept at different times and in different ways. This reflects the principle of a शिक्षिका लचीली पाठ योजनाएं बनाती क्योंकि वह देखती है कि उसी कक्षा के छात्र अलग अलग समय पर और अलग अलग तरीकों से अवधारणाओं को समझते हैं। किस सिद्धांत को दिखाता है। सिफेलोक्वाइडल नहीं, शीर्षाभिमुख और इंडिविजुअल, ये हो सकता है। और यूनिफॉर्म और पैटर्न, प्रतिमान का पैटर्न यूनिफॉर्म पे भी डिसकंटिन्यूस तक नहीं है, बी ऑप्शन ही होगा इसका। आप लोग क्या लगता है कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ। तो मैं ऑप्शन मारूं, मुझे तो ऑप्शन पता है कि बी ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग जो कहो दो। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, शुरू करते हैं। तो बिल्कुल सही, हर बच्चे के सीखने की गति रेट तरीका अलग अलग होता है, व्यक्तिगत भिन्नता को दिखाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव लर्निंग इज ए प्रोसेस। संरचनावादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार अधिगम किस चीज़ की एक प्रक्रिया है। कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में पूछ रहा है, ये किनके में आता है। आप लोग स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़े होंगे तो इससे थोड़ा आप लोगों को अनुभव हो जाएगा। रोट मेमोराइजेशन रट कर याद करने को तो नहीं होता। पुरस्कारों के माध्यम से व्यवहार में सूचना की निष्क्रिय प्राप्ति से चार सक्रिय रूप से अर्थ निर्माण पे होता है। तो ऑप्शन इज डी, एक्टिव मीनिंग लर्निंग होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सही नहीं है, ध्यान देना। आप क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, कभी कभी पूछता है ना, आप क्योंकि मॉडरेट है तो थोड़ा वर्ड को घुमाएगा। प्रक्रिया है, ये बात सही है। विकास संशोधनीय है। डेवलपमेंट इज मॉडिफिकेशन, प्लास्टिसिटी होती है, ये भी देख लेते हैं। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है मेरे को, लेकिन मैं देख लूँगा इसे भी। विकास केवल औपचारिक स्कूल शिक्षा के माध्यम से होता है, नहीं, ये बात गलत है।
ऐसा होता है केवल, देखो ये यही ऑप्शन गलत है, क्योंकि विकास संशोधनी तो हो सकता है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाई बोथ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट, से दोनों से हो सकता है, इसके लिए यही ऑप्शन सही नहीं है। सीधे मारो यार, क्या होगा। अब यहाँ पे फिर से हमारा कथन और कारण वाला, अर्ली चाइल्डहुड इज ए क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, ये बात सही है। लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए अर्ली मतलब बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं, प्रारंभिक। द ब्रेन प्लास्टिसिटी इज एट इट्स हाईएस्ट ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स, मेकिंग इट हाईली रिसेप्टिव टू न्यू लैंग्वेजेज। प्रारंभिक बाल्यावस्था में अधिग्रहण के लिए एक महत्वपूर्ण संवेदनशील अवधि। प्रारंभिक वर्षों के दौरान मस्तिष्क की नमनीयता यानी प्लास्टिसिटी अपने उच्चतम स्तर पर होती है। ठीक, तो आपको बताना है कथन उसको बता रहा है कि नहीं बता रहा है, सिंपली। तो यहाँ पर ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, सही है लेकिन आर गलत है। ठीक, आप बताओ क्या होगा। क्योंकि प्लास्टिसिटी हुआ पूर्वी बाल्यावस्था में, तो दिमाग भी पूरा विकास, उसमें तो तेज़ी से ग्रोथ होता है ना सीखने की, तो वहाँ पे कोई भाषा सीखे, तो मेरे हिसाब से दोनों सही हैं। तो इसमें बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज अ करेस्पॉन्डेंस, बी ऑप्शन इज राइट। यहाँ पे तो प्लास्टिसिटी वह बहुत तेज़ी से सोख लेता है और कारण दोनों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास और अधिगम के बीच संबंध पर वाइगोत्स्की का दृष्टिकोण यह है कि विकास अधिगम से सख्ती से पहले होना चाहिए। अधिगम पूरी तरह से जैविक परिपक्वता पर निर्भर करता है। विकास और अधिगम पूरी तरह से अलग अलग पटरियों पर अधिगम, इसलिए वाइगोत्स्की की तरह हम सामाजिक वर्ड पहले ढूंढते, लेकिन अब इसमें समाज नहीं है तो हम क्या ढूंढेंगे। तो इसमें समाज ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले समझिए क्या है। वाइगोत्स्की व्यू ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज डेट, विकास और अधिगम के बीच संबंध या विकास अधिगम शक्ति जैविक परिपक्वता पर निर्भर करता है। विकास और अधिगम पूरी तरह से अलग अलग, ये भी गलत है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो विकास को आगे बढ़ाती है, खींचती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी ही ऑप्शन सही है। परिपक्वता पर पूरी तरह से परिपक्वता है तब भी तो बच्चा का डेवलपमेंट होता है, ऐसा थोड़ी है। डी ऑप्शन, अधिगम एक सक्रिय विकास को आगे बढ़ाती है या खींचती है, ये बात सही है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, a student continuously faces rejection from peers and lacks friend in school. Faces rejection, peers and lacks of friends in school over time. His academic grades start to drop. दिस सिनेरियो बेस्ट इलस्ट्रेट डैट, एक छात्र को स्कूल में लगातार साथियों से अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है और उसके दोस्त नहीं हैं। स्कूल में लगातार साथियों से अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है, समय के साथ उसके अकादमिक ग्रेड यह पहले से चित्र क्या दर्शाता है। संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं और कौन से कहते हैं जेनेटिक्स। हाँ, जब दोस्त वोस्त नहीं है तो यानी वहाँ से किसी से अपनी बातें नहीं कर रहा है, यानी वो अपने को फ्री नहीं समझ पा रहा है वहाँ पे। तो इससे यही होता है कि संज्ञानात्मक सामाजिक जो सामाजिक भावनात्मक विकास है, सोशल इंटर रिलेटेड है। यह वैसे एक आदमी सफलता में तो गड़बड़ है, सारी विकास विकास को संचालन नहीं कुछ पूर्वानुमान क्या, कोई बात नहीं, ये ऑप्शन इज करेक्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज कम्युलेटिव इम्प्लाइज, विकास संचयी है। इस अवधारणा को अचानक असंबद्ध लोगों से होता है। एक निश्चित आयु के बाद शारीरिक विकास रुक जाता है, बच्चे नई आदतें सीखते हैं, बहुत सारा चीज़ दिया है।
एक निश्चित आयु में शारीरिक विकास तो रुक ही जाता है। क्या सचाना है संबंध सलांगों में होता है? अवधारणा क्या है? कॉम्युलेटिव मतलब हर चीज़ को जोड़ना, हर नया परिवर्तन या अधिगम पूर्व विकास की नींव पर बनता है। यह है सही है। कॉम्युलेटिव को जोड़ लेते हैं अपने से। अब जुड़ते जाना मतलब जुड़ते जाना, जो भी पहले सीखे उसी के ऊपर नया 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 सीख के जुड़ते जाता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई अलग से सीखता है। इफ़ अ टीचर बिलीव डैट human development occurs in distinct qualitative stages like steps on a staircase, they support the view that development is। यदि एक शिक्षक का मानना है कि मानव विकास विशिष्ट गुणात्मक चरणों जैसे सीढ़ी पे चढ़ने पे होता है, तो वे इस विचार का समर्थन करते हैं। डिसकंटिन्यूअस ओनली डिटरमाइंड बाई नेचर, केवल पोषण पर निर्धारित, कंटिन्यूअस निरंतर, बहुदिशात्मक। अब बताइए, ये टीचर के हिसाब से है। यदि एक शिक्षक का मानना है कि मानव विकास विशिष्ट गुणात्मक चरणों, गुणात्मक की बात हो रही है, जैसे सीढ़ी के स्टेप पे चढ़ना, ठीक, में होता है, तो वे इस विचार का समर्थन अंततः असंतत चरणबद्ध, डिसकंटिन्यूस चरणबद्ध हो सकता है, स्टेप वाइज हो रहा है, केवल पोषण द्वारा निरंतर भी हो सकता है ये। तो ये किसको कह रहा है? अब देखिए, लैंग्वेज हार्ड थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा 2-4 बार पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ आपको नहीं। देखिए, डिसकंटिन्यूस तो नहीं होगा, क्यों बताइए? इसका लेकिन ऑप्शन तो ए ही है, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि वहाँ पे स्टेप वाइज, यहाँ पे जो चरणबद्ध है, असंतत मतलब एक स्टेप के बाद अगला स्टेप, सीढ़ी के स्टेयर केस के लाइक है, स्टेप्स ऑन स्टेयर के, मतलब कि एक चीज़ सीख रहा है फिर उसके आगे अगला चीज़ ऐसे पे है, ठीक। तो इसका ऑप्शन ये सही है। अब मैं आगे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करूँगा, थोड़ा समय बहुत हो जा रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन ये देखिए, कथन वाले हैं, तो कथन वाले क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। क्या दिया है कथन में? किशोरावस्था के दौरान लड़के और लड़कियां बिल्कुल एक ही गति से शारीरिक रूप से विकसित होते हैं, ठीक, शारीरिक रूप से विकसित होते हैं। लड़कियां बिल्कुल एक ही गति से शारीरिक रूप से विकसित होते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो बात गलत है भाई। किशोरावस्था में अलग अलग होता है, लड़कियों में डेवलपमेंट जल्दी होता है, लड़कों में लेट होता है। फिर विकास सभी व्यक्तियों के लिए एक समान और समरूप होता है, ये भी गलत है। दोनों गलत होना चाहिए, बोथ ए एंड आर फॉल्स, ठीक ठीक, दोनों जो गलत है ऑप्शन वही। मार तो सीधे, इसमें कोई वो नहीं है, आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो हो जाएगा। यह समझ कि बच्चा अलग अलग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और संस्कृति में बड़े होते हैं का तात्पर्य डेवलपमेंट इज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर कल्चर कंटेक्स्ट। यह भी सही हो सकता है। गरीबी संज्ञान से प्रभावित नहीं करती है भाई, ये बात गलत है। बचपन हर किसी के लिए एक सार्वभौमिक समान अनुभव होता है। यह विकास अनुवंशिक ही एकमात्र कारक है जो मायने रखता है। मेरे हिसाब से ऑप्शन ए है। अब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि ऑप्शन और क्या लग रहा है आप लोगों को। डेवलपमेंट इज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर कंटेक्स्ट, ये तो होता है भाई, लेकिन और भी कुछ ऑप्शन। बचपन हर किसी के लिए सार्वभौमिक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन भी होता है। विकास मात्र कारक है, ये तो डी ऑप्शन गलत है। मैंने कहा ना कि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। चलिए ये मारते हैं, देखते हैं क्या है ये इसका। क्योंकि विकास सांस्कृतिक में मतलब जैसा जिसका कल्चर था, जो बिहार में बच्चा हो बिहारी भाषा में सीख के अपने अनुभवों को सीखेगा, जो शहर में रह रहा हो शहरी चीज़ों से पलेगा, अपने आप को डेवलप करेगा। हर चीज़ें अलग अलग होती है, इसीलिए इसको मैं चूज किया। विकास सांस्कृतिक संदर्भ में काफ़ी प्रभावित होता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द
अधिगम और विकास को बढ़ाने के लिए पहाड़ या ढांचे से फोल्डिंग का सटीकता उदाहरण क्या है? जब छात्र किसी कठिन चरण पर अटक जाता है तो उसे छोटा सा संकेत देना। गलत उत्तर देने पर छात्र को दंड करना नहीं हो सकता। छात्र को फार्मूला चरण गणित का सवाल हल करना। देखिए इसका फोल्डिंग है ले आगे उसकी का तो थोड़ा सा मदद करना या हिंट देना। पहाड़ इसे हिंदी में दिया है लेकिन इसका फोल्डिंग ही लिख के अधिकतर आता है। इसका यह फोल्डिंग का अर्थ है बच्चे को उतनी ही अस्थायी मदद देना जितनी उसे खुद से उस काम को पूरा करने के लिए चाहिए। जिससे हिंट जैसे हिंट देना या आधा सवाल हल कर देना, इससे बच्चा स्वतंत्र विकास होता है। A teacher wants to foster a growth mindset among her students. She should emphasize that एक शिक्षिका अपने छात्रों के बीच विकासशील मानसिकता को बढ़ावा देना चाहती है। उसे इस बात पर जोर देना चाहिए कि केवल कुछ ही बच्चे गणित सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। तो फोस्टर ए ग्रोथ माइंडसेट एमंग द स्टूडेंट्स शुड एम्फसाइज शिक्षिका छात्रों के बीच विकासशील मानसिकता को बढ़ावा देना चाहती है। कुछ ही बच्चे गणित सीखने नहीं, ऐसा नहीं। बुद्धि जन्म के समय निश्चित हो जाती है और बदल नहीं सकती, ऐसा नहीं। विफलता मतलब ये कड़ी मेहनत और प्रवीण रणनीति और अधिगम के माध्यम से क्षमता और बुद्धि को विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझे, लर्निंग बुद्धि। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है यह मॉडरेट का। परिपक्वता क्या है क्वेश्चन में? पहले परिपक्वता अधिगम से किस प्रकार भिन्न है? परिपक्वता अभ्यास के कारण व्यवहार में एक अस्थायी परिवर्तन है, जबकि अधिगम आनुवांशिक है। ऐसा नहीं है, कोई अंतर नहीं है। परिपक्वता केवल वयस्कता में होती है, अधिगम केवल बाल्यावस्था में नहीं, ऐसा नहीं। तो जैविक क्षमता का प्राकृतिक रूप है प्रकट होना है कि अधिगम के लिए पर्यावरण, अंतःक्रिया और अभ्यास की आवश्यकता है। यही ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। ठीक, तो ये हमारे रहे 60 क्वेश्चन हो गए हैं। 3 लेवल में 20-20 क्वेश्चन के, इजी टू मॉडरेट और फिर मॉडरेट। हो सकता है मैं कुछ चीज़ों को गलत बताया हूँ तो आप उसे कमेंट